हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखेंगे कि कोरोना से ग्रसित किसी भी मरीज को लो ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, कोरोना शरीर के कौन से ऐसे अंग में आक्रमण करता है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कोरोना एक सांस की बीमारी है। यही वजह है कि कोरोना से ग्रसित पेशेंट को रेस्पिरेटरी इलनेस की समस्या होती है। इस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे सेल्स मरने लगते हैं। सेल्स तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिससे ज्यादातर सेल्स मरने लगते हैं। अगर ऑक्सीजन ज्यादा टाइम तक ना पहुंचे तो शरीर के ज्यादातर अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण अलग से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन लेवल क्या हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को पहले से कोई सांस की प्रॉब्लम है, पहले से अगर किसी को निमोनिया है या उसके पहले से कोई लक्षण है, तो शायद उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। नॉर्मल इंसान जो सही है उसको हुआ है और प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन शायद वो कुछ कम ऑक्सीजन में भी काम चला ले, तो ऐसा हो सकता है। तो इसका कोई क्लियर ऐसा ट्रिगर नहीं है कि इतना ऑक्सीजन देना है। कोरोना से ग्रसित व्यक्ति को कुछ जो साइंस दिखते हैं, उनमें से एक होता है हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस फूलना शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस से जुड़ी तकलीफें होने लगेंगी और बिना ऑक्सीजन के उसको आ, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो ये होता है हाइपोक्सिया। चेस्ट पेन हो सकता है, जिसे कोरोना हुआ है उसे सीने में दर्द हो सकता है। सीने में दर्द क्यों होता है? देखिए, जब जिसे भी कोरोना होता है उसे निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उसका जो लोअर चेस्ट है उसमें नीचे वाले पार्ट में कफ जमा होने लगता है। कफ ही एक कफ जब शरीर के फेफड़ों के नीचे वाले हिस्से में कफ जमता है तो उसे निमोनिया कहते हैं। तो ये वाली स्थिति देखने को मिलती है। उसके कारण सीने में दर्द होता है, खांसी आनी शुरू होती है, कफ निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें होने लगती हैं। पहले शुरू में ऐसा कहा गया था कि कफ नहीं निकलता है ऐसा कुछ, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सब चीजें भी आने लगी। ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इंसान घबराता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि या कह सकते हैं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसका एक लक्षण होता है साइनोसिस। साइनोसिस में जो व्यक्ति या मरीज की जो होंठ है वो नीले पड़ने लगते हैं। आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो कुछ टाइम बाद उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। जब शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने लगती है तो उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। तो ये प्रॉब्लम होती है एक। वेरियस म्यूटेशन सुने होंगे आपने। क्या ये कोरोना वायरस करता है या सभी वायरस करते हैं या सभी करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज जो भी दुनिया में है, सब में म्यूटेशन हो सकता है। कुछ चीजों में धीरे होता है, जैसे अपने अंदर भी कई बदलाव आते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं। पहले शुरू में तेजी से हुए होंगे, अब धीरे होते हैं। जैसे जैसे चीजें विकसित होती जाती हैं उसमें म्यूटेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है, और जितना नया होता है जो भी, उसमें म्यूटेशन ज्यादा होता है। अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना पूरी की पूरी जो फैमिली है वो बहुत तेजी से म्यूटेट होती है। ये जो सार्स सीओवी है, जो जिसका पहला वेरिएंट 2002 में आया था, दूसरा अब आया है, तो ये कोविड 19 वाला, इसका म्यूटेशन बाकी कोविड कोरोना वायरस के मुकाबले कम है। म्यूटेशन का सिंपली मतलब होता है जब ये कॉपी बनाता है, जब ये किसी के, वैसे तो नॉर्मली तो ये पड़ा होता है तो डेड होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के या किसी जीवित चीज के शरीर के अंदर जब जाता है वायरस, तो ये कॉपी करना शुरू कर देता है। असल में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है
जब कोई कोविड-19 कोरोना वायरस किसी के शरीर में होता है, तो शरीर की एंटीबॉडी भी उसे भगाने या मारने का प्रयास करती है। उस समय ये अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से इसमें कई इन्फेक्शन होते हैं। और आप जानते हैं कोई भी चीज़ हो, अगर उसे मारा जाएगा या भगाया जाएगा या जो भी हो, तो वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो जब इसमें एक इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन के कारण कई बार ज़्यादातर तो ये कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर ये इनएक्टिव रहता है, किसी काम का नहीं होता। लेकिन कई बार क्या है, म्यूटेट हो जाता है, और जब म्यूटेट होता है तो कुछ नया बन के आ जाता है। क्या इसका म्यूटेशन धीमा जरूर है, लेकिन कोरोना वायरस की खासियत ये है कि जब भी ये म्यूटेट होता है तो असरदार म्यूटेट होता है। मतलब कई वायरस ऐसे होते हैं जो हमेशा म्यूटेट होते जाते हैं और वो सफल नहीं हो पाते नया वेरिएंट बनाने में। लेकिन ये म्यूटेट तो धीरे होता है, लेकिन जब भी नया वेरिएंट बनाता है वो एक असरदार वेरिएंट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कोरोना वायरस के साथ। कोरोना वायरस के अलग अलग जो अभी वेरिएंट हैं, SARS-CoV-2 के अलग अलग वेरिएंट हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC के अनुसार कोविड वैक्सीन के तीन प्रकार के ये तीन प्रकार से इन्हें बांटा गया है। पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और तीसरा है वेरिएंट ऑफ हाई कंसर्न। तो ये पहला वाला ज्यादा खतरनाक नहीं है, दूसरा वाला चिंताजनक है, और तीसरा वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये तीन भागों में इन्हें बांटा गया है। सबसे पहले आपने सुना होगा वुहान के बाद जब कोरोना वायरस का नया एक वेरिएंट आया था B117, आपको नाम याद रखना है, B117 ये आया था, ये इंग्लैंड में पाया गया था और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा गया है। मतलब ये खतरनाक है। इसमें इन्फेक्टेड होने का जो जोखिम है वो 40 से 70% है, और इसकी जो डेथ रेट है वो 60% है। मतलब अगर ये होता है तो 60% चांस होता है कि व्यक्ति मर जाएगा। ये उस समय की बात है जब वैक्सीन नहीं बनी थी। दूसरा जो खतरनाक वेरिएंट आया था P1, ये ब्राजील में पाया गया, और इसमें एक प्रकार का ये इसमें प्रोटीन था E484K। ये एक स्पाइक प्रोटीन होता है जो कोरोना के ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। यही सबसे खतरनाक चीज होती है जो कोरोना को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसमें इस प्रकार का एक प्रोटीन पाया जाता था E484K, और ये हमारी एंटीबॉडी को चकमा देने में बहुत ज्यादा सफल रहा। तो इस वजह से ये खतरनाक हो जाता था। तो ये आया था P1 करके था ब्राजील का। इसके बाद आया दक्षिण अफ्रीका का B1351। इसमें देखो ये वाला और ये वाला, इसमें सेम तरीके की स्पाइक प्रोटीन पाया जा रहा था। ये वाला स्पाइक प्रोटीन सबसे खतरनाक है। और जब ये भारत में अपने यहाँ का जो वर्जन है, अभी मैं आगे बात करूंगा, उसमें दो तरह का स्पाइक प्रोटीन पाया जाता था। तो स्पाइक प्रोटीन मैंने पहले बताया है, आप प्लीज उसे देख लेना तो आपको अच्छे से में आ जाएगा कि स्पाइक प्रोटीन क्या होता है। क्योंकि अगर कोरोना को जानना है तो स्पाइक प्रोटीन को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। तो ये था दक्षिण अफ्रीका का B1351। तो ये जो इंपॉर्टेंट है उन्हें अच्छे से जानना जरूरी है। अच्छा, इसमें जो भारत वाला था ये था B1617, B.1.617। इसमें दो प्रकार की स्पाइक प्रोटीन पाई गई, E484Q और L452R। ये इसका म्यूटेशन वर्जन था। इसमें दो प्रकार की स्पाइक प्रोटीन पाई गई, जिसकी वजह से ये खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जब वैक्सीन बनाई जाती है तो वो एक प्रकार के स्पाइक प्रोटीन के लिए बनाई जाती है। अगर दो तरह का एक ही वायरस में हो गया दो तरह का स्पाइक प्रोटीन, तो उसे नष्ट करना, उसे खत्म करना वैक्सीन के लिए बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि वैक्सीन खत्म नहीं करती है, उसका दूसरा प्रोसेस है, वो मैंने बताया है पिछले वीडियो में, तो वो आप देख लेना। तो ये करता है काम।
तो ये वाला B1617 ये वाला भारत के लिए सबसे खतरनाक था, और बाकी जगह भी आगे गया तो वहां के लिए भी खतरनाक था। तो इसे याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, और नॉर्मल देख रहे हो तो भी। इसके बाद अभी आप लोगों ने पता सुना होगा वियतनाम में एक नया पता चला है, तो उसका वो ऐसा है कि जो भारत वाला है, मतलब ये है B1617, इससे भी थोड़ा सा हाई कंसर्न का बताया जा रहा है। तो उसने थोड़ा और म्यूटेट कर लिया है, इस प्रकार से ये करता है म्यूटेट। अच्छा, भारत में जो वैक्सीन है अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो वैक्सीन लगभग 70 से 80% तक असरदार हैं दोनों डोज लगने के बाद। पहले डोज में लगभग 50%, 40 से 55% ऐसा कुछ है उसका वो, और दोनों डोज लगने के बाद 70 से 80% तक ये इसे रोकने में कारगर है B1617। तो काफी अच्छी वैक्सीन है अपनी, लगवाइए। और इस तरह से वैक्सीन वैक्सीन कैसे काम करती है ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो आज का डिस्कशन यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।